Because there is establishment of this concentration gradient, and this establishment is natural because oxygen is getting consumed here and getting transported inside the body, and inside the body it is getting consumed. So the oxygen partial pressure of the oxygen or the concentration of the oxygen will be low in the body because that is the utilization center. At the same time, body is the production house of CO2. CO2 is getting produced. So origin of CO2 is inside the body. So the CO2 concentration will be higher at the source. Okay. And oxygen will be less at the source. Okay. Sorry, oxygen at the same time, oxygen is getting utilized here. So it will be less. The partial pressure of the oxygen will be less. So there is establishment of this concentration gradient naturally. And by this process, because diffusion is a passive process where no energy is required for this process to occur. Okay. And the movement of solute is taking place along the concentration gradient. Okay. अब आपको कुछ टर्म समझना होगा यहाँ पर, so that you understand the fixed law or fixed equation. So I'm not going into in your syllabus. Fixed modified equation it is written. So fixed modified equation is थोड़ा सा पूरा मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन कर है. I think that they mean to say this equation only fixed. तो इसमें दो लॉ है, कुछ बेसिक लॉ थे जो कि बहुत पहले ही हिस्ट्री में, नहीं बहुत पहले मतलब समझ लो कि एक दौर आया था 19वीं शताब्दी में 1850 के आसपास. उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, उन्होंने लॉ दिया था. जैसे डार्सीज लॉ है हाइड्रोलिक फ्लो का. +2 में फिजिक्स पढ़े होंगे ओम्स लॉ आप लोग, जिसमें चार्ज का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है ओम्स लॉ. ये सब उसी दौरान आया था. इसी में फिक्स लॉ भी, फिक्स नाम के इनका नाम था एडोल्फ फिक. 1855 में इन्होंने एक लॉ दिया था, एडोल्फ फिक. एडोल्फ फिक 1855 में. ठीक है. तो इसी के समकालीन ओम्स लॉ, डार्सीज लॉ, फूरियर्स लॉ, हीट ट्रांसपोर्ट का फूरियर्स लॉ, ये सब आया था. तो इन्होंने एक्चुअली फर्स्ट लॉ दिया, and the second law is basically the modified equation. But to understand this, you will need to understand the first law first. तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लॉ इज काफी है, थोड़ा सा बेसिक है फर्स्ट लॉ, वो अभी आपको मैं समझाता हूँ. लेकिन मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ओके. एग्जाम में आएगा तो ये फर्स्ट लॉ ही लिखना. ओके. मॉडिफाइड इक्वेशन काफी मैथमेटिकल है. सॉरी. लेकिन इसके पहले आपको कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा. जैसे जब हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, टोटल प्रेशर कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है. ओके. और जैसे ये सब चीज, तो पहले आप समझिए कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस? What is the total pressure of a gas and the partial pressure of a solute? इसको मिटा दें. Anybody? ये सब +2 का चीज है.
Total pressure is a mixture of gases. या टोटल प्रेशर, जैसे देखिए इसको आप ऐसे समझिए। सी, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वायुमंडल से आच्छादित है, और इस वायुमंडल में और गैस, मैटर की तीन अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैटर क्या है? ए मास ऑक्युपाइंग स्पेस। तो सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है। तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर यही है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उस मैटर के, दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। ओके, Far than liquid, far than solid. they are closely packed, and the movement of these particles in a solid, agar suppose if this is a solid block and this is composed of millions and billions of particles, molecules, these particles cannot move. ये स्थिर है particles, but they can oscillate, they can vibrate. एक जगह स्थिर है लेकिन वाइब्रेट कर सकता है पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये है सॉलिड। लिक्विड में क्या हो रहा है? द पार्टिकल्स कैन, दे आर पैक्ड, loosely packed. क्लोजली Far than solid. क्लोजली पैक्ड तो सॉलिड में है। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव, बट दे कैन ऑसिलेट, they can vibrate, they can oscillate. Okay, but in liquid, particles are allowed to move, okay, but within a defined boundary. जैसे किसी एक बाउंड्री के अंदर बच्चे को आप कहो कि इस बाउंड्री के बाहर मत जाना है, अंदर जितना दौड़ना है दौड़ लो, बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा रोड पर। ओके, म्यूट करो। अच्छा ठीक। तो हियर particles are in motion in liquid, but under a defined boundary. In gas, particles are in motion and they are far from each other, and there is no defined boundary. The same amount of gas can be sprayed in a canister, a small canister, or in a room, or in a bigger space. Okay, no boundary, here boundary, यहाँ भी boundary है, not allowed to move. कैसे हुआ? यहाँ हीट देंगे, सॉलिड को हीट दिए इसीलिए मेल्ट होता है, सॉलिड को हीट दिए, ये ऑसिलेट तो कर रहा है, हीट देने से एनर्जी हुआ, और ज्यादा ऑसिलेट किया, और ज्यादा ऑसिलेट किया, करते करते ये अपना लैटिस जो इंटरेक्शन जो दूसरे पार्टिकल के साथ इनका बॉन्ड है वो टूट गया, और नाउ द पार्टिकल इज मूविंग बिकॉज हीट देने से इनमें क्या आया? काइनेटिक एनर्जी आया। ओके, और ये मूव करने लगे, और ज्यादा हीट दिए, ये बाउंड्री को भी क्रॉस कर लिया, चला गया स्पेस में, तो बन गया गैस। ओके, तो अब देखिए हमारे चारों तरफ वायुमंडल में गैस है, मतलब इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। ओके, एंड दिस particle, many types of particles, basically this gas is, atmosphere is mixture of gases, जिसमें 78% नाइट्रोजन है इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, फ्री फॉर्म में नहीं, एटॉमिक फॉर्म है, ये बात आप लोग हमें ध्यान रखना। नाइट्रोजन N2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म है O2, 21% नहीं होता है एग्जैक्टली, ये होता है 21.9% और 21% ही समझ लो, एंड आपका CO2 है 0.04%, वाटर वेपर है 0.5%, एंड द रेस्ट जो बचा रेस्ट यानी
अराउंड 0.5% रेस्ट। इसमें आ गया डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितना भी गैस होगा, रेस्ट गैस, मीथेन, वो सब। ठीक है। जब हम कहते हैं टोटल प्रेशर, मीन्स total pressure means pressure exerted by atmosphere. Okay, the total pressure of the mixture of gases, this atmospheric mixture of gases का total pressure is equal to pressure exerted by this atmosphere, is the total pressure, and which is around, and this one is around 760, I think 76 होता है ना, नहीं, 760 millimeter of mercury. This is 1 atmospheric pressure. Okay, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So each gas component of this mixture of gases, इन सारे गैस कंपोनेंट का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है फॉर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The pressure of an individual gas, pressure of this individual gas component in that mixture is called the partial pressure of that gas. Okay, so the partial pressure of oxygen in our atmosphere will be approximately 21% of the atmospheric gas. Okay, so partial pressure of oxygen, यानी लिखोगे partial pressure of O2, फिर क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 760 मल्टीप्लाइड बाय इसका कितना परसेंट है 21%, 21/100, ये हो गया आपका जो पार्शियल प्रेशर आप इनहेल कर रहे हैं. हाँ, वो बाद में वाटर वेपर को एडजस्ट करना पड़ता है, बट आप पहले आप इसको समझिए. पार्शियल प्रेशर हमारे वायुमंडल में इतना है ऑक्सीजन का. आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना हो जाएगा 1 यहाँ 0 घटा दिया तो 7 दूनी 14, ये 160 161 के लगभग आना चाहिए. 159.6 है शायद. हाँ वही 160 161, ठीक है 160. 160 मिलीमीटर ऑफ पारा मरकरी, ये हो गया ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में. ठीक, तो क्या बोल रहे थे, अब उसी तरह आप CO2 का निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं 760 मल्टीप्लाइड बाय 0.04%, 0.04%. ये कितना होगा, कैलकुलेट करो. 7 चौका 28, 7 चौका 24, 28 ये 3 तो इधर आ जाएगा, रफली 3 शून्य ऊपर कट गया, 0.40, 0.3 के लगभग आएगा. 0.3 समथिंग आना चाहिए, 0.3 mm ऑफ मरकरी. ओके, और
टोटल प्रेशर कितना हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ जितने कंपोनेंट्स हैं उनके सब का पार्शियल प्रेशर जोड़ दिए तो ये PATM आया। अब इसमें PCO2 इतना है और PCO2 इतना है, PO2 इतना है। नाइट्रोजन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, 78% से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना नाइट्रोजन का प्रेशर हो जाएगा। ओके, हैव यू गॉट इट? Yes, sir. So this atmospheric pressure is the sum of all all of these partial pressures of the atmospheric gases when they are added together. Okay, so अब आप देखोगे कि इसमें जैसे जैसे एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, ऊंचाई के साथ साथ एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कम होते जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो आपका पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है एल्टीट्यूड के साथ। यह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज एट द सी लेवल। As you go up above the sea level, atmospheric pressure decreases, but the concentration of these gases, individual gases, are constant relatively. They do not decrease, but the partial pressure decreases. See how it affects. That's why the partial pressure decreases at high altitude. So person encounters the breathing difficulty. ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ओके, लेकिन कंसंट्रेशन सेम रहता है। अब देखिए, इसमें कहीं दिक्कत है आपको समझने में अभी तक? No, sir. Okay, so now I will jump to Fick's law. तो अब आप फिक्स लॉ को समझिए। फिक्स लॉ कहता है कि डिफ्यूजन की गति, रेट या गैस का इनफ्लक्स एक ही बात है। जब हम इनफ्लक्स बोलेंगे या फ्लक्स किसको कहते हैं, जब फ्लक्स बोलते हैं दैट मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हुआ फ्लक्स। और इनफ्लक्स हो गया अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट। ओके, आउटफ्लक्स बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट। बेसिकली क्या है, ये ट्रांसपोर्ट है, फ्लक्स, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है रेस्पिरेशन में? गैसेस का। कौन से गैसेस का? ऑक्सीजन एंड CO2। CO2. दो गैसेस का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, दोनों का इनफ्लक्स आउटफ्लक्स हो रहा है। देखिए,
Fick's law states that this flux, यानी इसको दूसरे टर्म में रखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन से, रेट ऑफ डिफ्यूजन, दिस फ्लक्स is directly proportional to the concentration gradient, directly proportional to the difference in the partial pressure of the gases on either side. दोनों बात सेम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या हम कहें कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, ये दोनों टर्म एक ही है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कैसे एक हुआ, सेम बात हुआ। क्या बताए थे, 21% ऑक्सीजन है, ओके, 21% ऑक्सीजन is the concentration of the gas in that mixture which you have taken in. तो एक तरीका है ये एक्सप्रेस करने का, 21% ये कंसंट्रेशन ऑफ गैस है, ये एक तरीका है, लेकिन दोनों तरीका का मतलब एक ही है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किए थे, 21% ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना आया, 16, कितना आया था लास्ट कैलकुलेशन, हाँ 160 mm of Hg. This is the partial pressure of O2. So it is the same thing. Partial pressure of O2 अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा, मान लिया यहाँ 50% हो जाए कंसंट्रेशन, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा, 760 का आधा, ठीक है। सो इट इज इंटर रिलेटेड डायरेक्टली, जितना ये हुआ उतना, क्योंकि डायरेक्ट गुना है, तो सेम बात है हम जब बोले कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, ओके। सो व्हाट इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, ओके। sorry, directly proportional to the, not the partial pressure, इसको लिख देता हूं मैं, मतलब what it says, both of these items, point number 1, this rate of diffusion or influx is directly proportional, is directly proportional to the difference in partial pressure of gas on either side of diffusion barrier. This is diffusion barrier, रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक, जिसकी मोटाई आप में लगभग 10 माइक्रोमीटर के करीब है, ओके। बैक्टीरिया में 5 नैनोमीटर ही है बस। तो इस डिफ्यूजन बैरियर के दोनों तरफ, सपोज अगर O2 का एग्जांपल लिए, हाँ, तो O2 is more in the alveolar sac and it is less in the deoxygenated blood. So this is
This rate of diffusion is directly proportional to the difference in partial pressure. जितना ज्यादा इस दोनों के पार्शियल प्रेशर में अंतर होगा इन दोनों कंपार्टमेंट्स में, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 इज सपोज लेस, तो अब कोऑर्डिनेट करो, यहाँ पर कम है और यहाँ ज्यादा है। जितना अंतर जितना ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में, उसी को कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ग्रेडियंट है। अब सपोज यहाँ हम 6 प्लस दिए, यहाँ 5 प्लस है। अभी बताइए ग्रेडियंट दोनों के बीच का अंतर कम हो गया अभी, हो गया ना, दोनों तरफ कंसंट्रेशन में कम अंतर है। अभी हो गया 5 6 प्लस, बराबर हो गया, तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब डिफ्यूजन नहीं होगा। ओके, और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो डिफ्यूजन की गति बढ़ जाएगी। ओके, और तब तक डिफ्यूजन होते रहेगा जब तक यह इक्विलिब्रियम को अचीव ना कर ले। तो एक तरह से कहें कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि टाइम पर निर्भर है। थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, बीता, अभी क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर है इंक्रीज्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। पहले से जो है पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, डिफ्यूजन थोड़ा देर हुआ, उसके बाद पार्शियल प्रेशर बढ़ा अंदर के कंपार्टमेंट में। अब इस स्टेज पर क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपार्टमेंट यहाँ बढ़ गया, तो कम हो गया दोनों के बीच का अंतर। अब डिफ्यूजन की गति कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे दूसरे कंपार्टमेंट में पार्शियल प्रेशर बढ़ते जाएगा, डिफ्यूजन की गति कम होते जाएगी। कम हो गया डिफ्यूजन का गति, और कम हो गया, और कम हो गया, अब बराबर हो गया। तो डिफ्यूजन का गति जो है, रेट इज नॉट कांस्टेंट, it is changing over the time, but it is dependent on concentration gradient. concentration gradient जिस पॉइंट पर जैसा मिलेगा उस पॉइंट पर वैसी गति होगी डिफ्यूजन की। so the rate of diffusion is changing. आ रहा समझ में? तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये निर्भर कर रहा है सबसे पहले क्या है important point, difference in the partial pressure of gas on either side of the diffusion barrier. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा पार्शियल प्रेशर के बीच में दोनों साइड, उतनी ही ज्यादा गति होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन की। क्यों गति होगी? बिकॉज दिस इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच हैज अलाउड द passage of these solutes. Okay, now see the second factor on which it is dependent upon, that factor is the thickness of that diffusion barrier. Thickness of the diffusion barrier, it is inversely proportional to the thickness of the diffusion barrier. अब ये बैरियर जितना मोटा होगा, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं जो कि बैरियर के प्रॉपर्टी से संबंधित है। एक तो इस बैरियर का थिकनेस, because this barrier is made up of hydrophobic and hydrophilic regions, because this is lipid bilayer, so the hydrophobicity of the solution, hydrophobicity of this barrier also affects. Likewise, temperature.
viscosity, surface tension, all these parameters, जिसमें थिकनेस को हटा दीजिए आप, उसके अलावा ये जो पैरामीटर्स हैं, हाइड्रोफोबिसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सब डिटरमाइन करते हैं एक फैक्टर को, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट of diffusion, which is basically constant under a normal given set of conditions. But that constant will change because if the temperature changes, hydrophobicity changes and viscosity changes. But the temperature of your body is constant, so that coefficient is constant. Okay, the nature of the plasma membrane is also same in your body, so that is also same. And the viscosity of the blood, the fluid, is nearly it is same all over the body for all of these cells. So that constant, that value remain constant. But these factors affect the constant, determines the value of the constant. Thickness, more the thickness, less will be the diffusion rate. So thickness, अलग से. So now we will put all these factors into the equation. Then the equation will be completed. You will see the equation. So now, should we put all of these in the equation? आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. नहीं समझ में आएगा तो रट लेना, एग्जाम में ये पूछ सकता है. फिक्स इक्वेशन समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है. देखिए, अब आप कहोगे कि कितना मात्रा में गैस एक्सचेंज हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ गैस to be exchanged will be how much? It will depend on the surface area first. यानी the area of gas exchange. कितना एरिया है गैस एक्सचेंज का? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज गुना multiplied by rate of gas exchange. Rate of gas exchange. ओके, ये हो गया अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज. यहाँ पर इसको कर लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट पर सेकेंड कितना गैस एक्सचेंज होगा. अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज पर यूनिट टाइम. टाइम को इधर भी ले लिए तो अब इधर टाइम को लगाना नहीं पड़ेगा, इसलिए इधर लगा दिए. Amount of gas exchange to be exchanged per unit time is equal to area of gas exchange and the rate of gas exchange. ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालना है. तो सॉरी, कितनी दूरी तय किया तो हम वेलोसिटी बट गुना टाइम करते हैं तो निकल जाता है. तो कितना गैस एक्सचेंज हुआ, उसका वेलोसिटी, सॉरी कितना एरिया पर हो रहा है एरिया गैस एक्सचेंज, क्योंकि रेट ऑफ गैस एक्सचेंज निकलता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम.
तो कितना एरिया है में हो रहा है और पर यूनिट टाइम तो ले लिए ये। अब देखिए इसको, you will simplify this if you keeping these things in mind, and you will usually come to an equation. और इसके बाद एक कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दीज फैक्टर्स टेम्परेचर, फ्लूइडिटी और आपका विस्कोसिटी, ये सब के लिए कांस्टेंट है पैरामीटर। हाइड्रोफोबिसिटी, अब देखिए क्या होगा। सॉरी, एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज को ए लिख लीजिए, इसको क्यू से डिनोट कर लीजिए, टोटल। हालांकि दिस वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट। एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज ए कितना है आप में, 100 मीटर स्क्वायर बताए थे। टोटल एल्वियोलर सरफेस को स्ट्रेच कर दे तो एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज ए इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर इन यू, ये एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इसको रेट ऑफ गैस एक्सचेंज। K is part of the rate of gas exchange. सॉरी, यहाँ पर ये K नहीं है, लगाओ यहाँ, रेट ऑफ गैस एक्सचेंज से मल्टीप्लाइड कर दिए। दैट कांस्टेंट इज पार्ट ऑफ द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज। तो एरिया multiplied by, if the rate of gas exchange, you denote it by suppose J, so Q is equal to A multiplied by J। आ रहा समझ में? Yes, sir. इज इक्वल टू, ये एरिया तो पता है ही, गुना J बराबर होगा, क्योंकि रेट ऑफ गैस एक्सचेंज अभी आपको बताया, it is the flux, the rate of diffusion. It is dependent on क्या, the difference of the partial pressure of gas on either side of the diffusion barrier. ठीक, and it is directly proportional to that. तो A multiplied by दोनों का डिफरेंस P2 minus P1, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होना है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो एल्वियोलर सैक में है उसको माइनस करेंगे ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, P2 minus P1। ओके, साथ ही साथ दिस रेट ऑफ एक्सचेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन बैरियर। ठीक है, तो दैट इज स्मॉल डी। लेकिन जो भी लिखोगे ना तो साइड में लिखते जाना, वेयर ए इज इक्वल टू क्या अभी बताया, एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज, J is equal to rate of gas exchange, P2 minus P1 is equal to difference in partial pressure of the gas on either side of the diffusion barrier, D is equal to thickness of the यानी समझ लो कि distance across which the gas is crossing, यानी the thickness of the membrane, okay, multiplied by constant, ये हो गया J का वैल्यू, J का